गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेशन थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी संचार के माध्यम में संचार करते समय, कम्युनिकेट करते समय किसी दूसरे से क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से इंटरप्शन आ सकते हैं बीच में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा, सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसे आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आपको तो आप उसे मुझसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन यहाँ देखते हैं। मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो आपको मेंशन करते चलूँगा, वो आपको मैं पढ़ते चलूँगा, और बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो आपको खुद से रीड करनी है, समझनी है। हाँ, मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फर्स्ट लाइन है, अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंड बाय द सेंडर, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर को एक ऐसा ऑब्स्टेकल है कि जिससे सेंडर द्वारा जो हम मैसेज भेजते हैं वो रिसीवर को समझने में, सुनने में जब प्रॉब्लम्स आने लगती है, वो चाहे वो किसी भी वजह से हो, ठीक है, तो उसे हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो इंटरप्ट होता है या कम्युनिकेशन साइकिल हमारी ब्रेक हो जाती है। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आती हैं, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे लिखा है, हाँ, द मैसेज इज़ नॉट अंडरस्टूड क्लियरली, इट मे लीड टू कम्युनिकेशन गैप कॉजिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं कोई, और रिसीवर किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाता है, उसे सुन नहीं पाता है, तो अक्सर वो चीज़ों को या मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करता है, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और कम्युनिकेशन गैप होने लगता है फिर, और एक टाइम पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। It is therefore essential that the communicator seeks feedback to check that the message was clearly understood. यानी कम्युनिकेशन बैरियर्स को अवॉइड करने के लिए या कम्युनिकेशन बैरियर्स का पता लगाने के लिए या हमारे संचार के माध्यम में कोई अवरोध आ रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमेशा हमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो रिसीवर है वो उससे हमारा मैसेज मिल रहा है या नहीं। These barriers may be internal barriers और external barriers। अब ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है या तो आपके इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं या इंटरनल अवरोध हो सकते हैं या फिर बाहरी अवरोध हो सकते हैं। इंटरनल अवरोध का मतलब है कि आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप किसी चीज़ के लिए बायस्ड हो, आप किस, ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। और एक्सटर्नल बैरियर्स मतलब कि बाहर से कोई नॉइज़ हो रही है, कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है या फिर कोई सिग्नल वीक है आपका, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल बैरियर्स में आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। हाँ, यानी हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो चलिए उसी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, यानी मैसेज के फॉर्मेशन में आने वाले क्या बैरियर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम जब भी कोई मैसेज प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई मैसेज हम भेजना चाहते हैं, कोई थॉट्स भेजना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो कई बार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए या रिसीवर को समझने में कि उसे चीज़ें या उसे वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा अच्छे से, वो मैसेज समझ में नहीं आता है। वो क्यों होता है? कई बार हम छोटे से मैसेज को भेजने के लिए काफ़ी लेंदी वर्ड्स का यूज़ करने लगते हैं। उस एक पॉइंट टू पॉइंट लिखने के बजाय हम लेंदी मैसेज लिखने लगते हैं, कुछ अनयूजुअल एग्जांपल्स देने लगते हैं, ठीक है। या फिर मैसेज करते समय हम कुछ ऐसी वर्डिंग्स का यूज़ करते हैं जिन्हें समझना रिसीवर के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके टेक्स्ट फॉर्मेशन या मैसेज फॉर्मेशन के दौरान आती हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, यानी कि फर्स्ट बैरियर आपका है लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, यानी बड़ा या फिर कॉम्प्लिकेटेड मैसेज जो भी होता है। Sometimes the vocabulary used in a conversation is too difficult and complicated to understand, or a sentence may be too long for one to perceive its meaning। यानी कि जब भी हम कई
कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसमें हम ऐसी वोकेबलरी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो रिसीवर को समझने के लिए रिसीवर को समझने में काफ़ी मुश्किलें पैदा करती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उन्हें समझने में, वो वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन बैरियर में भी मेरे आता है। दिस फैक्टर कैन कॉज अ कम्युनिकेशन बैरियर, यानी वही ये फैक्टर जो है ये हमारे कम्युनिकेशन बैरियर का एक बहुत ही बड़ा माध्यम या फिर बहुत ही बड़ा कॉज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक इश्यूज़, यानी कि भाषाई समस्या आपकी क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट रीजन के लोग अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक उन दोनों को एक जैसी भाषा, कोई भी चाहे वो कोई भी भाषा हो, एक जैसी भाषा नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिंग्विस्टिक इश्यूज़ में भी आती हैं। और सपोज़ जैसे मैं या कोई ऐसा सेंडर है जो कुछ ऐसे मैसेजेस को भेज रहा है जिसमें वो कम्प्लीटली मतलब उसका एसेंट नहीं सही है, या फिर जो वो बोल रहा है या जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वो बहुत ही क्लियर नहीं है। ठीक है, जिन चीज़ों को, जिन सिंबल्स का यूज़ कर रहा है उसके एक से अधिक मीनिंग है। सपोज जैसे आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि 6 है, आप एक साइड से देखोगे तो वो 6 लगेगा और दूसरी साइड से देखोगे तो वो 9 लगेगा। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर देते हैं जिनकी वजह से हमें लिंग्विस्टिक इश्यूज़ होने लगते हैं या भाषाई समस्याएं आने लगती हैं, हमारे स्पीच डिसऑर्डर होते हैं कुछ सेंडर्स के। ठीक है, उनमें रिसीवर्स को मैसेजेस समझने में, उन्हें इंटरप्रेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके लिंग्विस्टिक इश्यूज़ में आ जाते हैं। कभी कभी जो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, यानी कि हमारे बोलने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है, इस वजह से मे बी जो रिसीवर है वो चीज़ों को अलग तरीके से समझे। हम कभी कभी बहुत ही फ्लुएंट नहीं होते हैं इन चीज़ों में या फिर बात करने में, तो वहाँ पे भी हमारे लिंग्विस्टिक इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते कुछ हैं और हमारे एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं या फिर हमारी टोन कुछ और होती है। ठीक है, तो वो आपके इनकंसिस्टेंट टोन में आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीच, हमारी टोन, हमारा पिच होता है बोलने का, हमारा वोकल जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अलग साउंड करता है या फिर काफ़ी भारी वॉइस होती है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसीवर होता है उसे उसे वर्डिंग समझने में, उसे इंटरप्रेट करने में काफ़ी मुश्किलें आने लगती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम उन्हें बहुत ही अलग वे में बोल रहे हैं, हमारी टोन बोलने की बहुत ही अलग है उस वर्ड को। तो जो सामने वाला रिसीवर होता है या जो हमारी ऑडियंस होती है वो उस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाती है। तो इन चीज़ों को, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट टोन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द बॉडी लैंग्वेज और टोन यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग इज़ नॉट करेक्ट इट विल क्रिएट वेरियस, यानी कि जो भी बॉडी लैंग्वेज या टोन हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे मैसेज के साथ तो ये एक कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है, अब सपोज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। सपोज हम किसी को यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन एक दिया है, हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं बट हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी सैड है। तो ये क्या होता है, ये हमारे मतलब हमारे थॉट्स या हमारे जो जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हम बहुत ही हैप्पी फेस के साथ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसे हक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स में आती हैं, जो कि इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब भी हम वर्बली किसी से कम्युनिकेट करते हैं, सपोज हमसे किसी ने पूछा कि क्या मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, और मैंने हाँ बोला भी और अपना सर भी हाँ के सेंस में नोट किया, तो वहाँ पर हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन एक साथ कर रहे होते हैं। और ये दोनों कम्युनिकेशन हमारे जो दोनों ही जो कम्युनिकेशन है ये हमारे इम्पैक्ट को काफ़ी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं हमारे ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट टोन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनल बैरियर्स। इंटरनल बैरियर्स मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल बैरियर्स में फीलिंग्स होती हैं, हमारी थॉट्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमारी इंटरनल बैरियर्स में आती हैं। हमारी हम किसी के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनल बैरियर्स में आते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। These barriers occurs due to some inherent traits of the or the frame of mind of the communicator. Factors responsible for internal barriers include intense emotion, poor listening skill, prejudice, different viewpoints or different cultural background। यानी कि इसमें बोला गया है कि इंटरनल बैरियर्स क्यों आते हैं। ये कभी ये हमारा जो हमारा माइंड सेट होता है, हमारा बात करने का जो तरीका होता है, हमारे जो अंदर की फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, या हमारा जज करने का किसी को तरीका, ठीक है, या हमारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो होते हैं, ये सारे इंटरनल बैरियर्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। उससे पहले एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अ क्लास पिकनिक एंड डू नॉट पे अटेंशन व्हेन योर टीचर आस्क यू टू गेट अ परमिशन letter from your parents for the picnic. As a result, you may not be allowed to go without the permission letter। यानी इस बोला गया कि एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पिकनिक पर जाने के लिए, लेकिन वो इस एक्साइटमेंट में अपने टीचर की बात नोटिस करना ये भूल जाता है कि पिकनिक पर जाने के लिए आपके पेरेंट्स का परमिशन लेटर उन्हें चाहिए होगा, और वो परमिशन लेटर लाना भूल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होता है किसी से, या फिर हमारे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, या हमारी कोई ऐसी चीज़, हमारा कोई डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मे बी हम ओवर एक्साइटमेंट में भी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। यानी कि हम इसमें क्या दिया, समटाइम्स द रिसीवर मे बी टू एक्साइटेड, टायर्ड और द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन मे नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर द रिसीवर। दिस मे रिजल्ट इन अ लैक ऑफ अटेंशन टू व्हाट द सेंडर इज स्टेटिंग। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, हमारा जो हमें सुनता है, जो हमारा मैसेज को सुनता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, या कभी कभी होता क्या है कि हम किसी टॉपिक से हटकर बात करने लगते हैं, तो जो मेन टॉपिक है हमारा, वो उसमें रिसीवर जो होता है वो काफ़ी इंटरेस्ट नहीं लेता है फिर, या हमारी बातों को अच्छे से नहीं सुनता है। तो ये सारे हमारे इंटरनल बैरियर्स में आ जाते हैं, और ये हमारे अटेंशन को काफ़ी हद तक ब्रेक कर देते हैं, हमारे ऑडियंस के अटेंशन को काफ़ी हद तक ब्रेक कर देते हैं, और सेंडर के का मैसेज जो होता है वो बहुत ही प्रॉपर वे में हमारी ऑडियंस, हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग स्किल्स। यानी कि कभी कभी हम ओवर एक्साइटमेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कि लोग ओवर एक्साइटमेंट में भी गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर लिसनिंग स्किल का मतलब है कि कुछ लोग हैं जो किसी भी काम को बिना मन के करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑडियंस है वो बिना मन के किसी को बहुत ही डिसइंटरेस्ट के साथ किसी को सुन रही है, या फिर वहाँ उसकी लिसनिंग स्किल काफ़ी वीक है, वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी को सुन नहीं सकता, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स में भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल बैरियर्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इमोशनल बैरियर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के सामने हम अपनी फीलिंग्स को या अपनी बातों को रखने में काफ़ी हेजिटेट करते हैं, चाहे वो डर की वजह से हो या फिर कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट की वजह से हो। दोनों ही सेंस में हम हमारे इमोशनल हमारी फीलिंग्स को जो हमारे इमोशनल बातें होती हैं, हम उन्हें शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक इमोशनल बैरियर के रूप में काम करता है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। For example, a worried person cannot communicate properly and an angry recipient cannot understand the message correctly। यानी कि जो
कुछ लोग अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ। और जैसे कि एक परेशान व्यक्ति कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकता आपसे, कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और एक गुस्से में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो आपके द्वारा बोले गए मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को बहुत ही प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और या फिर बहुत अच्छे से उस पर अटेंशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे इमोशनल बैरियर के रूप में इमोशनल बैरियर के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट्स। यानी कि हमेशा ऐसा होता है कि दो लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो परसेप्शन होते हैं, बस जो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। हम किसी एक चीज़ को ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। हमें कोई चीज़ कभी सही लगती है और हमें कोई चीज़ कभी गलत लगती है। सपोज़ एक ग्लास में हाफ फिल्ड वाटर है, ठीक है, तो अब उसमें वहाँ पर हमने उसे एक डेस्क पे रख दिया और हमने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या है। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि ये हाफ फिल्ड ग्लास है, और कुछ बोलेंगे ये आधा खाली ग्लास है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे एक कम्युनिकेशन बैरियर, इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में आता है। नेक्स्ट है प्रीजुडिश और बायस। यानी कि हम किसी के प्रति पक्षपात वाली भावना रखते हैं। ये पहले जानते हैं कि प्रीजुडिश या बायसनेस जो होती है, ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही कंसीडर की जाती है। यानी कोई हमारा ऐसा एक रिलेटिव है जो कि बहुत ही जिसके हम बहुत ही ज़्यादा तीमारदार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं उसके, और हम उसकी जॉब कहीं ना कहीं लगवाना चाहते हैं सपोर्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि कभी कभी हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही बायस्ड हो जाते हैं, और किसी अच्छे जो हमारा अच्छा इंटरव्यूअर होता है, हम उसे निगलेक्ट कर जाते हैं, और अपने जो हमारा क्लोज वन होता है हम उसे रख लेते हैं। तो ये एक पक्षपात वाली भावना हो जाती है, एक बायसनेस हो जाती है। ठीक है, तो जो कि हमारे कम्युनिकेशन बैरियर, इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। यानी कि हमारे जो हमारा कल्चरल गैप होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ओल्ड एज के जो पेरेंट्स होते हैं, या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ अलग होते हैं। वो किसी डिफरेंट कल्चर से आए होते हैं। हाँ, डिफरेंट कल्चर इन द सेंस कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से भी हो सकते हैं। बट हमें अगर उस तरह का माहौल नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच कल्चरल डिफरेंस आ जाएंगे किसी न किसी पॉइंट को लेकर। ठीक है, हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो मिसमैच करेगा। हम अपनी सोसाइटी में किसी और तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, और जब हम अपने फैमिली की सोसाइटी में, मींस फैमिली वाली सोसाइटी की तरफ से रहते हैं, तो हम वहाँ किसी और तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा जेस्चर यूज़ करते हैं जो कि किसी एक कल्चर में काफ़ी बुरा माना जाता है, और वहीं किसी और कंट्री में जाते हैं या कहीं और किसी कल्चर में जाते हैं, तो वो उसे लोग नॉर्मल वे में लेते हैं। तो ये होता है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल बैरियर्स। यानी कि जो हमारे बाह्य अवरोध होते हैं वो क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे फैक्टर्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मींस अगर इन्वायरमेंटल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। सपोज़ आप कहीं पे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, और आपके बगल से ही बसेस या बहुत सारे व्हीकल्स गुजर रहे हैं, और उनमें बहुत सारे हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। तो ये आपका एक्सटर्नल बैरियर के रूप में काउंट किया जाता है। जैसे आप किसी ऑडियंस को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी बातें उसके सामने रख रहे हैं, अपने थॉट्स रख रहे हैं, और साइड में किसी जनरेटर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, आप किसी हॉल में हो, वहाँ के जनरेटर की आवाज़ आ रही है, तो वो भी एक एक्सटर्नल बैरियर के रूप में ही काउंट होता है।
इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है नॉइज़ एंड अदर डिस्ट्रैक्शन, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ आप कहीं कहीं पे किसी ऑडियंस को स्पीच दे रहे होते हैं और वहाँ पर कोई बाहरी आवाज़ बार बार आ रही है। सपोज़ किसी रोड के किनारे हैं, आप वहाँ से हमेशा गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ आ रही है, उनके हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारे एक एक्सटर्नल बैरियर के रूप में काम करते हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो हमारे मैसेजेस को बीच बीच में समझ नहीं पाती है क्लियरली, उन आवाज़ों की वजह से, उन बाहरी डिस्टॉर्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर बिटवीन कम्युनिकेशन। अब फिजिकल बैरियर्स मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम जिस डिवाइस से बात कर रहे हैं किसी से, या फिर हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जाए आपको, या फिर जब हम सेलफोन पे बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जाए, हमारा सिग्नल वीक हो, या कोई वीडियो हम देख रहे हैं, या जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो कभी कभी ख़राब मौसम की वजह से हमें साफ पिक्चर नहीं आती है, तो ये हमारे फिज़िकल बैरियर्स के रूप में काउंट होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन, हम जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, हमें समझने में, मैसेज को समझने में, इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये हमारा फिज़िकल बैरियर के रूप में काउंट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे ऑडियंस और सेंडर है, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है और जो ऑडियंस है हमारी, उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ऑडियंस जो है वो क्लियरली मैसेज को समझ नहीं पाती है, या कोई जेस्चर या पोस्चर यूज़ कर रहा है सेंडर और वो ऑडियंस को प्रॉपरली दिख नहीं रही है एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर के रूप में ही काउंट होता है। नेक्स्ट है आपका फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, यानी कि कभी कभी में भी फिज़िकल जो डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम है जिससे उसकी लिसनिंग स्किल वीक पड़ रही है, तो ये हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिज़िकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें दिया गया है कि कभी कभी हम ऐसे नॉन वर्बल जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, जब भी हम नॉन वर्बली किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे जेस्चर या पोस्चर का यूज़ करते हैं हम, जो कि ऑडियंस को, हमारे रिसीवर को समझ में नहीं आती है, या फिर कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आती है या हमारी ऑडियंस को समझ में नहीं आती है, तो वो एक फिजिकल बैरियर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सपोज़ हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात करते समय हमें सिर्फ वॉइस और टोन का पता चलता है, ना कि सामने वाला कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, या फिर वो किस तरीके से बात कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही लेस इफ़ेक्टिव होता है, और जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम करते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये होता है हमारा फिज़िकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है।